आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमने जिस पे बात करनी है वो है लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग के एक्चुअली कितने पार्ट हैं? 3। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ लीनियर मैपिंग: ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्नीफिकेशन। जो लीनियर मैपिंग है उसकी मेजर जो 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन। हमने अकेले के लिए जो टाइप है इसकी उसको बताना है, कैसे करना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन को पहले बयान किया है कि अ कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन, कोई भी एक कम्प्लेक्स फंक्शन लेना है जो लीनियर हो। टी ऑफ जी हमने जो टी ऑफ जी है हमने उसको ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया है। इज़ इक्वल टू जी प्लस बी। जो बी होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। तो कार्ड द ट्रांसलेशन। तो लेट हमने करते हैं कि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, बी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। मैंने कहा था ना कि जो आपने बी एलिमेंट लेना है वो कम्प्लेक्स नंबर में से लेना है। तो देखें जो बी कम्प्लेक्स नंबर है वो मैंने कम्प्लेक्स नंबर ही लिया है, एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। देखें कि जो जी है वो तो ऑलरेडी कम्प्लेक्स नंबर है, वो उसकी जो फॉर्म है वो एक्स प्लस आई वाई ही होती है। तो हमने इन जो दो टर्म है जी और बी की कीमत जो है वो टी ऑफ जी में पुट कर दी। तो हमारे पास एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। तो रियल जो पार्ट थे उसको अलहदा कर दिया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसको अलहदा किया। तो दिस वन इज़ ट्रांसलेशन होगी। अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो डिटेल से करते हैं कि एग्जांपल है फाइंड द इमेज ऑफ this square S with vertex at। हमारे पास एक इमेज है जिसके वर्टिक्स दे रखे हैं 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 2 प्लस 2i एंड 1 प्लस 2i। हमारे पास एक एस शक्ल की एक शेप है और उसके जो वर्टेक्स हैं वो हमें गिवन है अंडर द लीनियर मैपिंग। और उसकी जो लीनियर मैपिंग है उस मतलब हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है, वर्टिक्स गिवन है अंडर लीनियर मैपिंग। तो हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन की गई है टी ऑफ जी इज इक्वल टू जी प्लस 2i 2 माइनस आयोटा। आयोटा को आई बी बोल लेते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखें कि मैंने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है। नो टी ऑफ जी हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास लीनियर मैपिंग है जी प्लस 2 माइनस आई। अब हमारे पास एक वर्टिक्स था 1 प्लस आई, उसको इसमें पुट किया तो हमारे पास एक वर्टिक्स हमें मिल गया। और हमने जब दूसरा 2 प्लस आई उसे मैपिंग में रकम पुट की तो 4 इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4,5। इसी तरीके से इस पॉइंट को भी इसी में पुट किया तो 4,1 मिल गया हमें। इसी तरह जो 4 पॉइंट है जो वर्टेक्स नंबर 4 है उसको पुट किया तो 3,1 मिल गया। ठीक है, अब हमें पता था कि हमारे पास जो 1 प्लस आई वर्टेक्स गिवन है एक, इसको 1,1 लिख सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है उसको ड्रा किए। फिर इससे आगे 2 प्लस आई, यानी कि 2 प्लस आई का मतलब क्या होता है कि 2,i। आई कौन सा वाला होता है? इस वाली लाइन, और जो रियल होता है वो पार्ट ये वाला। तो 2,1। फिर इसके नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं 2,2, इसको ऊपर लिख दिया। और इसको क्या लिख सकते हैं कि 1,2। तो इस जहाँ पे ये वाली जो शेप थी वो हमें गिवन थी। अब कहते थे उसने कहा है कि आपने इसको ट्रांसलेशन करवानी है, कौन सी मैपिंग इस्तेमाल करते हुए? ये वाली मैपिंग जो है टी इज़ इक्वल टू टी ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी प्लस 2 माइनस आई। ये मैपिंग जो है आपने इस्तेमाल करते हुए एक दूसरी शेप जो है वो ड्रा करनी है, एक डब्ल्यू प्लेन बनाना है जहाँ पे ये जो वाली जो शेप है वो ट्रांसलेट कर दे, थोड़ा सा मूव कर दे, ऊपर को मूव कर दे या नीचे को मूव कर दे। ट्रांसलेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है मूव करवाना। मतलब मेरे पास ये एक जो था वो कोई जी प्लेन था
उस पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पे था। ठीक है, ये हमारे पास y था और ये x था, मतलब ये रियल वाली लाइन थी और ये वाली आयोटा वाली लाइन। अब हमने मैपिंग को इस्तेमाल करते हुए w प्लेन में जाना है। w प्लेन मतलब ये वाली u और ये v। कौन सी मैपिंग इस्तेमाल करनी है? आपने मैपिंग इस्तेमाल करते हुए यानी कि t ऑफ z इज़ इक्वल टू z2 माइनस i, ये वाली जो मैपिंग है आपने इस्तेमाल करते हुए w प्लेन में जाना है। तो उसके कहने का मतलब था कि अगर जो s पॉइंट था हमारा वो इस जगह पे था तो वो थोड़ा सा ट्रांसलेट होके इस जगह पे आ गया। देखें कि पहले जो था ये वो एक्सेस के जो लाइन थे रियल एक्सेस की उससे थोड़ा सा ऊपर था, 1 पॉइंट का फ़र्क था, लेकिन जब वो मूव किया तो वो बिल्कुल इसके साथ अटैच हो गया। तो आप इसी इमेज को नेक्स्ट w प्लेन पे अलहदा भी ड्रा कर सकते हो या फिर इसी प्लेन पे भी ड्रा कर सकते हो। तो मैंने एक ही z प्लेन पे इसी इमेज को ड्रा किया है। देखें ये पहले जो ऑब्जेक्ट था, जो हमारे पास शेप थी, उसके 4 वर्टेक्स थे हमारे पास गिवन। तो एक्चुअली तो होना ऐसे चाहिए था कि इसी वाली शेप को w प्लेन में ड्रा करें। ये वाली जो शेप आगे हमारे पास रिज़ल्ट आया था, देखिए ना मैंने रिज़ल्ट ड्रा किया है 3 माइनस 3,2 3,0 4,0 और 4,1 एंड 3,1। तो ये वाली जो पॉइंट है 4i, मैंने इसको जब ड्रा किया तो ये वाली शेप बनी। तो देखें कि इस वाली शेप ने ट्रांसलेट हो के जहाँ पे आ गई, तो इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट रिमार्क्स देख लें कुछ, मैं आपको रिमार्क्स बता देता हूँ। फ्रॉम आवर ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन we see that the translation does not change the shape or size। उसके कहने का मतलब ये है कि हमने जब ट्रांसलेशन करनी है ना तो उसके साइज़ पे फ़र्क पड़ना है और ना ही शेप पे, मतलब जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही रहना है। जैसे कि देखें कि इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसके वर्टेक्स थे, इसका जो साइज़ यहाँ पे था वही साइज़ यहाँ पे रहा है, इसकी फिगर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, जस्ट इसने ट्रांसलेट किया है। मैपिंग की जो दूसरी इकसाम है, जो दूसरी काइंड है, वो रोटेशन है, अ कम्प्लेक्स लीनियर फंक्शन। इसका फार्मूला यूँ है, आर ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी, ए जहाँ पे जो मर्जी रकम हो लेकिन उसका जो मॉडल है, जो उसका मोड होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए और ए जो एलिमेंट है वो कम्प्लेक्स नंबर का होना चाहिए। जी तो ऑलरेडी कम्प्लेक्स नंबर होगा। इस कॉल्ड रोटेशन। इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं? कंसीडर ए का मॉडुलो ए आई की पावर आई आयोटा इज इक्वल टू, अगर ए का मॉडुलो 1 है तो इसकी जगह अगर 1 पुट कर दे, 1 दर्ज कर दें तो वो क्या हो जाएगा? ए आयोटा ही बच जाएगा। जी का सबको पता है कि वो अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो फॉर्म होती है x प्लस आई बाय। अब अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना हो तो जी इज़ इक्वल टू आर कोस फाई प्लस आई साइन फाई। जी इज़ इक्वल टू आर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, कोस फाई प्लस, ठीक है, आई साइन फाई। तो कोस फाई प्लस आई साइन फाई की जगह ए की पावर i5 भी लिख सकते हैं। आर ऑफ जे, अब वही जो फार्मूला है वो मैंने लिखा और a की जगह a की कीमत रख दी और a की कीमत क्या थी हमारे पास? ये वाली, ठीक है, और z की कीमत जो हमने निकाली है वो पुट कर दी। इसके बाद देखें, आपको पता है कि r जो है वो वैसे ही आ गया। ए और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई किया, जो पावरें इनकी थी वो एडअप हो गई। थीटा प्लस फाई, आई बाहर आ गया। अब देखें जो रेडियस होगा, किसी भी शेप का जो रेडियस है वो जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। और जब हमने रोटेशन करवाई तो सिर्फ एंगल पे फ़र्क पड़ा, ठीक, मतलब रेडियस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका
उसकी जो रोटेशन है वो सिर्फ होगी। यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, अब देखिए कि मैंने लिखा है कि ए की कीमत 1 के अलावा कोई और हो तो कीमत पर असर पड़ता, क्यों ना कि अगर रेडियस पे असर होगा तो शेप ज़्यादा हो जाएगी। हमें तो सिर्फ बॉडी को रोटेट करवाना है। वही बात जो मैंने आपको बताया है कि हमने सिर्फ कोई भी शेप है उसको रोटेट करवाना है, ना कि हमने उसको छोटा करना है या उसके साइज़ में फ़र्क डालना। नहीं, हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट उसे रोटेट करवाना है, हमने रोटेशन करनी है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने ट्रांसलेशन के बारे में बयान किया कि वहाँ पे हमने रोटेशन नहीं की, हमने सिर्फ ट्रांसलेशन की। अब जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करनी, रोटेशन करनी है। रोटेशन का मतलब बॉडी को रोटेट करना है। तो बॉडी तब ही रोटेट होगी जब इसके एंगल में फ़र्क पड़ेगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द रेडियस एक्सिस, रियल एक्सिस ये वाली है जहाँ पे y की जो वैल्यू है वो 0 होती है। हमने ये वाली जो मैपिंग है वो इस्तेमाल करनी है और जी प्लेन में जाना है। हमने इसी लाइन को रोटेट करवाना है। ये वाली जो लाइन है रियल एक्सिस की, इसको रोटेट करवाना है। अब इस मैपिंग को इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कितने एंगल पे रोटेट करवाना है। तो नाउ यही मैपिंग जो है वो लिख दी। हियर a इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 i। अब z के साथ जो वैल्यू है वो a की होती है। हमने जो पीछे फार्मूला देखा था, ठीक है, फार्मूला यही देखा है ना, a की वैल्यू क्या है, वो 1 के इक्वल ले करवानी है। तो हमने वही a की वैल्यू लिखी। a की कीमत की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड की, वो 1 के इक्वल आ गई। तो नोट यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा जवाब 1 ना आए तो पहले हम a का जो मॉडुलो है वो 1 बनाएंगे। नाउ अगर 1 ना आ गया तो हमने फिर एंगल जो है किस तरीके से फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू, यानी कि आर्गूमेंट कोई भी हो सकता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। y का जो वैल्यू है, देखें आपको y की वैल्यू जहाँ से नज़र आएगी, x की जो वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों को कट आउट किया तो 1 बच गया। tan इनवर्स 1, यानी कि tan का जो जवाब है वो 1 कब आता है, जब जो एंगल है वो 45 डिग्री हो। इसका मतलब हमारे पास जो शेप थी, जो बॉडी थी, हमने उसको इतना रोटेट किया, 45 के एंगल पे उसको रोटेट किया तो उसकी ये वाली जो शेप है वो बन गई। तो दोस्तों ये एग्जांपल जो है वो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको जस्ट समझने के लिए इस्तेमाल करें, आप अपनी अप्रोच इस्तेमाल करें। तो मैग्निफिकेशन, द फाइनल टाइप ऑफ special linear function we consider is a magnification. Definition: a complex linear function m of c is equal to az। फार्मूला वही है जो रोटेशन का था, लेकिन यहाँ पे जो e है वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर का लेना है। वहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर चूज़ किया था, यहाँ पे रियल नंबर लेना है, और जो z है वो तो कम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी होगा। इज अ कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर a रियल है तो इसको इसकी पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे ही रहेगा। जो z है इसको इसकी पोलर फॉर्म में लिख दिया, ऐसे बन गया। अब देखें कि अगर अब देखें कि जब हम किसी भी मैपिंग पे इसको डिफाइन करेंगे तो a जो है वो r के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी शेप पे फ़र्क पड़ेगा, साइज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एंगल तो वही रहेगा। मतलब बॉडी ने रोटेट नहीं करना। सारी चीज़ों का जो मकसद है वो यही है कि जब हमने ट्रांसलेशन करनी है तो कुछ ना कुछ जी में ऐड हो रहा होगा कि हमने किसी चीज़ को आगे तक मूव करवाना है। रोटेशन का मतलब होता है कि हमने उसके एंगल में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का इफ़ेक्ट जो है वो लेकर आना है, और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हमने उसके रेडियस पे कुछ ऐसा करना है कि उसके रेडियस पे फ़र्क पड़े। तो जब साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्निफिकेशन कहलाते हैं, अगर साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करें तो कंट्रैक्शन कहते हैं उसको। इसका रिमार्क्स देख लें आप, ठीक है, ये इसके 2 रिमार्क्स हैं, कंट्रैक्शन के और मैग्निफिकेशन के।
अब इसके अबाउट एक एग्जांपल है वो देख लें। ठीक है, मैंने अपने से कोई भी जिल की बुक को इस्तेमाल किया है, दानिश जिल की बुक है, तो इसका जो नेम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। ठीक है, तो आप इस बुक को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, और इस पे आपको हर किस्म के जो क्वेश्चन है वो मिल सकेंगे। और देखिए कि मैंने मतलब कितनी अप्रोच से इन क्वेश्चन को किया है, आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद जो लीनियर मैपिंग है, लीनियर मैपिंग को जानने के लिए हमने 3 चीज़ों का जानना हमारे पास ज़रूरी था। ठीक है, लीनियर मैपिंग को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानना ज़रूरी था, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्नीफिकेशन। इन 3 चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको लीनियर मैपिंग बोलते हैं। मतलब कि मीन के जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, लीनियर मैपिंग के क्वेश्चन करेंगे, उसमें ट्रांसलेशन भी होगी, उसमें रोटेशन भी होगी, उसमें मैग्नीफिकेशन भी होगी, तब हम उसको लीनियर मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका नोट है, आप इसको देख लें। फिर इसके बाद मैंने इसके एक क्वेश्चन को अप्रोच किए, आप वो देखें। ठीक है, देखें कि मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया था, ये वाली इसकी रियल बॉडी थी, इसने जहाँ पे मूव तो किया लेकिन उसका जो एंगल है उस पर भी अफेक्ट पड़ा। फिर आप इसकी बॉडी देखें, इसकी शेप देखें, उस पर भी फ़र्क पड़ गया। तो मीन दैट कि आपने जो भी करना है लीनियर मैपिंग में, जो भी क्वेश्चन करने हैं उसमें ट्रांसलेशन भी होगी, रोटेशन भी होगी, और दूसरे नंबर पे ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन तीनों कंसेप्ट होंगे। मैंने वहाँ पे देखें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड की है, फिर ट्रांसलेशन भी फाइंड की है, तो अलग-अलग मैंने जो शेप है वो की है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल ली है, एक और क्वेश्चन लिया है, आप इनको देखें। ठीक है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इनको देखें। इंशाल्लाह आई होपफुली आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो देखें। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन लें, हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो लीनियर मैपिंग के रिलेटेड ही आता है। वहाँ पे कोई भी जो क्वेश्चन है वो ये नहीं पूछा जाता कि आपने ट्रांसलेशन अकेली फाइंड करनी है या रोटेशन फाइंड करनी है या मैग्नीफिकेशन। हमारे पास लीनियर मैपिंग का क्वेश्चन आता है। मैंने इन क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने सिर्फ आपको बेसिक अप्रोच मैंने चाहा कि आपको बेसिक जो क्वेश्चन है उनका पता होना चाहिए, ताकि फिर ही आप कामयाब हो सकते हो।